हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिविल स्टैप यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की स्थापना सीरीज़ की वीडियो में, जहां हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं द टॉपिक ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। फ्रेंड्स, दिस टॉपिक ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। आप अपने एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स फेज को देखें या मेंस फेज को देखें, वेदर और क्लाइमेट से जुड़े हुए क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव हम लोगों को अक्सर पूछे जाते रहे हैं, एंड देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी रिवाइज दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड द वेरियस फैसेट्स विच आर एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आज के लेक्चर में हमारा फोकस थोड़े कंसेप्चुअल टॉपिक्स पे होगा, कंसेप्चुअल पॉइंट्स पे होगा जो कि वेदर या क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। एंड इसी स्थापना सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर्स में नेक्स्ट वीक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि वर्ल्ड में अलग अलग क्लाइमेटिक टाइप्स कौन सी पाई जाती हैं और उनसे जुड़े हुए एमसीक्यूज को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन आज के सेशन में हमारा फोकस होगा टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ द फिनोमिनास विच रिजल्ट इन डिफरेंट वेदर पैटर्न्स और डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लाइमेट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो सबसे पहले दोस्तों, वेदर और क्लाइमेट में हम वेदर की बात करेंगे। वेदर का मतलब क्या है? वेदर इज करंट स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर। वेदर का लोकलाइजिंग इफेक्ट होता है एक छोटे एरिया के ऊपर, यानी कि कुछ स्क्वायर किलोमीटर्स के रीजन के ऊपर किस तरीके का एटमॉस्फेयर का स्टेट है वो डिटरमिन करता है द वेदर ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। क्या एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर है एयर का वो ज़्यादा है या वो कम है? ह्यूमिडिटी है जो एयर के अंदर वो ज़्यादा है या वो कम है? एयर की जो मूवमेंट हो रही है, विंड मूवमेंट जो हो रही है, उसकी स्पीड ज़्यादा है या कम है? विंड मूवमेंट अपवर्ड्स फ्लो कर रही है, डाउनवर्ड्स फ्लो कर रही है? क्लाउड फॉर्मेशन हो रही है या नहीं हो रही है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है या कम है? ये सारी चीज़ें जो हैं मिलकर के डिसाइड करने वाली हैं कि वेदर उस एरिया का क्या होगा, राइट? नाउ वेदर इज अ शॉर्ट टर्म फिनोमेना एंड इट ऑल्सो चेंजेस वेरी रैपिडली। अगर हम इंडिया के ही वेदर की बात करें, नॉर्थ इंडिया में एक साल के अंदर आपको 3 डिफरेंट टाइप्स के वेदर देखने को मिलते हैं। आपको एक रेनी सीजन होता है जहां पे रेनी वेदर डोमिनेट करेगा, एक सीजन समर होता है जहां पर हॉट टेम्परेचर्स एंड ड्राई कंडीशंस डोमिनेट करती हैं, एंड देन देयर इज विंटर सीजन आल्सो वेयर कोल्ड टेम्परेचर्स एंड वेरी लिटिल ह्यूमिडिटी इन द एयर डोमिनेट्स। तो वेदर जो है वो छोटे छोटे इंटरवल ऑफ टाइम पर चेंज होता रहेगा। क्लियर? कैसे चेंज होता है, कौन से फैक्टर्स वेदर को इन्फ्लुएंस करते हैं? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंसोलेशन। इंसोलेशन इज नथिंग बट योर सनलाइट, द पार्ट ऑफ सनलाइट जो अर्थ के ऊपर रिसीव होती है उसको हम इंसोलेशन बोलते हैं। ठीक है, इंसोलेशन से टेम्परेचर इन्फ्लुएंस होता है। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम होगा ज्यादा होगा ये कुछ हद तक डिपेंड करता है कि कितनी सनलाइट या इंसोलेशन सरफेस तक पहुंच रही है। सो इंसोलेशन एंड टेम्परेचर दे आर वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन वेदर पैटर्न्स। इसी के साथ टेम्परेचर की वजह से ही आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। सरफेस पे एट सेम हाइट अगर हम प्रेशर डिफरेंसेस क्रिएट करेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी डिफरेंसेस क्रिएट होंगे, एंड दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन टर्न रिजल्ट्स इनटू विंड मूवमेंट। इसको हम अभी थोड़ा सा आगे और डिटेल में देखेंगे और डिटेल में इसको समझने की कोशिश करेंगे। अभी तक हमें पता चला है दैट टेम्परेचर और द सनलाइट रिसीव्ड फ्रॉम द अर्थ इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच डिटरमिन्स द वेदर ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। क्लियर है? अब उसके बाद एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कितनी है? ह्यूमिडिटी का मतलब हुआ वाटर वेपर कंटेंट। ज्यादा ह्यूमिडिटी में एटमॉस्फेयर के अंदर अगर होगी, ह्यूमिडिटी की वैल्यू हाई है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है उसकी वैल्यू हाई है, तो इसका मतलब होगा कि ह्यूमिड कंडीशंस हैं, प्रेसिपिटेशन होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। इसी के साथ जो एयर है वो एयर का टेम्परेचर अगर आप चेंज करते हो तो उसके अंदर जो ह्यूमिडिटी कंटेंट है उसकी भी जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है। सो ह्यूमिडिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाउड फॉर्मेशन, फॉर प्रेसिपिटेशन, राइट? एंड इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट। हमने लास्ट स्थापना लेक्चर में ये देखा था, सेशन में हमने देखा था कि देयर आर 4 और 5 डिफरेंट वेज थ्रू विच हीट कैन गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम सरफेस टू द एयर और फ्रॉम एयर टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लैनेट। ये जो प्रोसेसेस हैं इसमें हमने रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, एडवेक्शन और बात की थी ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द इवेपोरेशन और कंडेंसेशन, यानी कि लेटेंट हीट ट्रांसफर। तो ये जो ह्यूमिडिटी का कंपोनेंट है इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि वेदर को चेंज करेगा। और फाइनली और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो एयर की मूवमेंट को डिसाइड करता है। ये सारे फैक्टर्स मिलके वेदर क्या होने वाला है एक पर्टिकुलर टाइम पे उसको डिसाइड करते हैं। क्लियर? सो नाउ लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस
इज द प्राइमरी कॉज बिहाइंड हॉरिजॉन्टल विंड मूवमेंट? पहली बात हमें ध्यान देने वाली है दैट विंड मूवमेंट विल बी हॉरिजॉन्टल नॉट वर्टिकल एंड द प्राइमरी कॉज बिहाइंड दिस मूवमेंट हैज टू बी आइडेंटिफाइड, यानी कि वो कॉज जिसकी वजह से एयर का मूवमेंट स्टार्ट हुआ है उसके बारे में हमें बताना है। 4 ऑप्शंस हैं, कोरियोलिस, प्रेशर ग्रेडियंट, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। नाउ फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। फ्रिक्शन तभी प्ले में आती है अगर आप मूव कर रहे हैं। इफ यू आर एट रेस्ट, इफ यू आर नॉट मूविंग, ऑब्वियसली फ्रिक्शनल फोर्स विल नॉट बी वेरी डोमिनेंट। सो यहां पर हमने बात की है प्राइमरी कॉज बिहाइंड विंड मूवमेंट। सो विंड मूवमेंट स्टार्ट होने के बाद फ्रिक्शनल फोर्स कम्स इनटू प्ले, बट दिस इज नॉट द कॉज विच इनिशिएट्स और विच इट स्टार्ट्स द मूवमेंट ऑफ एयर। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को कि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा एयर जब मूव करना स्टार्ट करेगी उसके बाद प्ले में आती है, उससे पहले स्टेशनरी एयर को मूव कराने के लिए जो फोर्स चाहिए वो आपकी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। सेम इज ट्रू फॉर कोरियोलिस फोर्स ऑल्सो, इट ऑल्सो कम्स इनटू प्ले ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट्स। So when the wind starts blowing, when air starts moving from one part to another, then Coriolis force will come into play, but still this is not the primary cause. जो कि इस मूवमेंट को स्टार्ट कर रहा है वो कॉज नहीं है। Now the rest options are pressure gradient and your gravitational force. Gravitational force will not be majorly responsible for a horizontal wind movement. Gravitational force जो है वो vertical movement को ही support करती है, चाहे वो towards the earth center हो या away from the earth center हो, वहां पर gravitational force का कुछ play हो सकता है। Horizontal wind movement में the gravitational force is not playing a very major role and correct answer will be your pressure gradient force। ठीक है, यही वो प्राइमरी फोर्स है जो एयर की मूवमेंट को इनिशिएट करती है, राइट। सो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर उसको हम विंड नाम देते हैं ज्योग्राफी में, एंड जो वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर होता है यानी कि राइजिंग एयर और सबसाइडिंग एयर उसको हम एयर करंट्स का नाम दे देते हैं, राइजिंग एयर करंट, फॉलिंग एयर करंट्स। क्लियर है? अब जो हॉरिजॉन्टल विंड मूवमेंट है यानी हॉरिजॉन्टल एयर मूवमेंट है जो है ये प्रेशर के बेसिस पे डिसाइड होता है। The pressure gradient force which acts from high pressure to the low pressure region is responsible for driving out the air। तो कभी भी जब एयर की मूवमेंट स्टार्ट होती है वो एक हाई प्रेशर रीजन से, ऐसा रीजन जहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई है वहां से स्टार्ट होकर के दूसरे रीजन में जाते हैं जहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो काफी कम है। इसी के साथ प्रेशर ग्रेडियंट कितना स्ट्रांग है उससे भी डिसाइड होगा कि विंड्स जो है वो कितनी स्ट्रांगली ब्लो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन दिस इमेज वी कैन सी इन द फर्स्ट केस 10-20 millibars is your high pressure zone and 10-12 millibars is your low pressure zone. The difference is of about 8 millibars और ये 8 millibar के डिफरेंस की वजह से एक प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो है वो ओरिजिनेट हो गई है। इसी तरीके से अगर सेम डिस्टेंस पे द प्रेशर डिफरेंस इज इंक्रीज्ड, अब यहां पर 10-20 मिलीबार से द प्रेशर हैज डिक्लाइंड टू 1004 मिलीबार्स, 16 मिलीबार्स का यहां पर जो है डिफरेंस आ गया। इसका मतलब यहां पे जो प्रेशर ग्रेडियंट था उसका डबल प्रेशर ग्रेडियंट आपको यहां देखने को मिल रहा है, क्योंकि ओवर द सेम डिस्टेंस द प्रेशर डिक्लाइन इज ग्रेटर इन द सेकंड केस। देयरफॉर यहां पर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा स्ट्रांग विंड्स ब्लो करेंगी, ज्यादा हाई स्पीड से और ज्यादा कंसिस्टेंसी से विंड्स ब्लो करेंगी। ठीक है, ये फैक्टर है जो कि विंड मूवमेंट को स्टार्ट करवाता है। लेकिन बाकी फैक्टर्स लाइक कोरियोलिस फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ऑल दीज फोर्सेस दे आर रिस्पांसिबल ओनली टू इन्फ्लुएंस द मूवमेंट ऑफ विंड, नॉट टू स्टार्ट द विंड मूवमेंट। क्लियर? नेक्स्ट दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की। यहां पर हमने ह्यूमिडिटी के बारे में कुछ डिस्कशन करना है। 3 स्टेटमेंट्स हमें यहां पर दी गई हैं और करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है वो आप लोगों को आइडेंटिफाई करनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट सेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर present in the air as a percentage of the maximum amount of water that air can hold at that temperature. So relative humidity का मतलब क्या है? Relative humidity is actually the amount of air amount of water present in a parcel of air divided by the total amount of water or the maximum amount of water that can be put into that air parcel, that will be your relative humidity. तो इसका मतलब है, अगर एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, that I am standing in a room, उस रूम की एक डेफिनेट वॉल्यूम है, उस रूम में कोई विंडोज नहीं है, सिंगल डोर है, यानी कि आउटसाइड वर्ल्ड से कोई ज्यादा कॉन्टैक्ट अभी उस रूम के अंदर नहीं है। अब उस रूम के अंदर जो एयर ट्रैप्ड है उस एयर का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा और वो टेम्परेचर मान लीजिए चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर? अब अगर उस रूम में मैं इवेपोरेशन करवाने की कोशिश करूं, ठीक है, अगर मैं यहां पर इवेपोरेशन करवाना चाहता हूं तो इवेपोरेशन तभी हो पाएगा अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो, राइट? और जितना एयर का मैक्सिमम कैपेसिटी है वाटर को होल्ड करने का, उससे कम वाटर अगर मैं उस रूम में जो है सप्लाई कर रहा हूं, यानी कि फॉर दिस पर्टिकुलर रूम व्हाट आई हैव डन इज आई हैव सैचुरेटेड द एयर।
मैंने यहाँ पर कोई वाटर इवेपोरेट करने का बर्तन जो है या वेसल जो है उसको रखा, वाटर हैज स्टार्टेड इवेपोरेटिंग एंड नाउ द इंटायर रूम्स एयर हैज एब्जॉर्ब्ड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर दैट इट कुड एब्जॉर्ब। इसके बाद यहाँ पर कोई इवेपोरेशन जो है वो नहीं हो पाएगा क्योंकि एयर की जो लिमिट है वो रीच हो चुकी है, एयर सैचुरेट हो चुकी है। सैचुरेटेड एयर इज दैट एयर जिसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 100%। तो अब हम फर्स्ट स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर एज अ परसेंटेज ऑफ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर दैट एयर कैन होल्ड एट दैट टेम्परेचर। यानी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एयर का पार्सल जितना मैक्सिमम मॉइस्चर ले सकता है, अगर उसने उतना मॉइस्चर ले लिया है तब हम बोलते हैं कि 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, और इसी कॉन्टेक्स्ट में रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं। क्लियर। सेकंड स्टेटमेंट इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, weight of water vapor present in unit volume of air. How many grams of water are present in meter cube of air? That is your absolute humidity. And third statement says relative humidity decreases with increase in temperature, while absolute humidity is not affected by temperature change in atmosphere. यहाँ पर हमें relative और absolute humidity के measurement के बारे में कुछ features दिए गए। बोला जा रहा है कि relative humidity decreases with increase in temperature। कैसे होगा ये? अगर इसी रूम में मैंने देखा कि ये रूम सैचुरेट हो चुका है, अब और ज्यादा इवेपोरेशन नहीं हो रहा, और ज्यादा मैं मॉइस्चर इस रूम के एयर को सप्लाई नहीं कर पा रहा हूं, तो अब क्या एक तरीका है आपके पास कि अब इस रूम में जो भी एयर मौजूद है इसको अगर आप गर्म करें, इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, नाउ मोर मॉइस्चर कुड बी एब्जॉर्ब्ड बाय दिस पर्टिकुलर रूम्स एयर। यानी कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो एयर की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी पहले 100% थी, अगर एयर को गर्म किया तो उस रिलेटिव ह्यूमिडिटी का जो डिनोमिनेटर है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, ये अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि अब एयर ज्यादा मॉइस्चर ले सकती है और उसमें कम मॉइस्चर करंटली प्रेजेंट है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है डिक्रीज हो जाती है। लेकिन absolute humidity is not affected by temperature change in atmosphere. This part is wrong. Absolute humidity does get impacted by the temperature change in atmosphere. The correct answer for this question is only option B. 1 and 2 statements are correct. और इसको और डिटेल में हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले ह्यूमिडिटी की वैल्यू, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है हमें पता है। इसके बाद हमें पता है दैट वार्म एयर कैन होल्ड मोर मॉइस्चर देन कोल्ड एयर। दैट मीन्स दी वाटर एब्जॉर्बिंग और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एयर इज डायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन इट्स टेम्परेचर। तापमान बढ़ाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा वाटर जो है वो हम एयर में डाल सकते हैं। ठीक है। व्हेन the air holds the maximum amount of water that it can hold at that temperature, it is known as saturated air. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एयर सैचुरेट हो सकती है। आपको हर डेफिनेशन में ध्यान रखना है, टेम्परेचर को जरूर मेंशन करना है। एयर होल्डिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर इज नोन एज सैचुरेटेड एयर। ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है। आपको बताना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वाटर जो है वो सैचुरेट हो गया है, इस टेम्परेचर के बाद अगर मैं और वाटर डालने की कोशिश करूंगा तो वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा, और अगर मैं एयर को ठंडा कर देता हूं, उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर देता हूं, तो ये एक्स्ट्रा वाटर जो सैचुरेट कर रहा था एयर को, वो वाटर कंडेंस होके लिक्विड में या सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट। सो दिस इज द मेजरमेंट ऑफ ह्यूमिडिटी। 3 तरीकों से मेजर किया जा सकता है। फर्स्ट इज एब्सोल्यूट, वेट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर अपॉन द वॉल्यूम ऑफ एयर इनटू 100। नेक्स्ट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, वेट ऑफ वाटर वेपर इन एयर अपॉन वेट ऑफ एयर इज योर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। अब यहां पर देखो, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, अगर आप टेम्परेचर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंजेस लाते हो तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की वैल्यू चेंज हो सकती है। कैसे? बिकॉज हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम ऑफ एयर, एंड वॉल्यूम ऑफ एयर और एनी अदर गैस इज डिपेंडेंट अपॉन द टेम्परेचर एज वेल एज द प्रेशर ऑफ दैट रीजन। तो अगर किसी रीजन में टेम्परेचर चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है, तो वहां एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की बात करूं, यहां पर हम वेट ऑफ वाटर वेपर अपॉन वेट ऑफ एयर को कंसीडर कर रहे हैं, जो कि ना टेम्परेचर से, ना प्रेशर से, ना वॉल्यूम से चेंज होगा। जो मास है वो तो उतना ही रहेगा। सो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज per weight unit of water vapor present in air, and this is not affected by changes in pressure or temperature. नेक्स्ट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को नापने का जो सबसे प्रैक्टिकल और सबसे कॉमन तरीका है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब किसी के रिलेशन में ह्यूमिडिटी को हम मेजर कर रहे हैं। एयर में कितना एक्चुअल वाटर प्रेजेंट है अपॉन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर जो उस एयर में जा सकता है into 100 इज बेसिकली योर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। यानी कि अगर 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है मतलब एयर में जितना मॉइस्चर हो सकता था उतना पहुंच गया है। 0 रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब एयर के अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी का क्या मतलब हुआ कि एयर में जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर जा सकता था उसका आधा वाटर ऑलरेडी जा चुका है, दैट इज 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्लियर? नाउ विथ चेंज इन एयर टेम्परेचर
द कैपेसिटी टू रिटेन मॉइस्चर इट ऑल्सो चेंजेस। हमें पता है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये डिनोमिनेटर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर दैट कैन बी एब्सॉर्ब्ड ये इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर डिक्लाइन करोगे, रिड्यूस करोगे तो ये जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर है ये डिक्रीज हो जाएगा। सो दोनों केसेस में व्हेन यू इंक्रीज और डिक्रीज द टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी चेंजेस। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी, अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते हो तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी। इनवर्स रिलेशन है बिटवीन रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड योर टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो गई, टेम्परेचर कम हुआ, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ गई। क्लियर है? देन रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑब्वियसली ओशंस के ऊपर ज्यादा होगी, लैंड के ऊपर, कॉन्टिनेंट्स के ऊपर कम होगी, क्योंकि ओशंस में जो मॉइस्चर कंटेंट है एयर के ऊपर वो ऑब्वियसली ज्यादा होता है। इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर किसी भी रीजन में आप इवेपोरेशन को देखना चाहते हैं, मेजर करना चाहते हैं, तो वहां की रिलेटिव ह्यूमिडिटी इवेपोरेशन के रेट को डिसाइड करती है। इफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज क्लोज टू 100%, यानी कि एयर के अंदर और ज्यादा मॉइस्चर नहीं जाएगा, तब आप समझिए इवेपोरेशन बिल्कुल रुक जाएगा। ठीक है, चाहे टेम्परेचर ज्यादा हो, लेकिन अगर एयर सैचुरेटेड है उस टेम्परेचर पे तो इवेपोरेशन ज्यादा नहीं होगा। क्लियर है? इसी के साथ रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है अगर वो कम है, यानी कि एयर के अंदर मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी कम है, तो ऑब्वियसली जो आपका इवेपोरेशन का रेट है वो ज्यादा रहेगा। ड्यू पॉइंट, ये भी चीज हम डिस्कस कर लेते हैं। ड्यू पॉइंट इज नथिंग बट अ वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिसमें एयर पार्सल 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी को अचीव कर ले, दैट विल बी योर ड्यू पॉइंट। कैसे पता चलता है हमें ड्यू पॉइंट? किसी भी एयर में आपको कुछ ना कुछ मॉइस्चर जरूर मिलता है। सेम एग्जांपल ऑफ अ रूम, अगर मैं एक रूम के अंदर हूं, उस रूम में रिलेटिव ह्यूमिडिटी कुछ कम है, जितनी एयर उस रूम के अंदर है उसमें जितना मॉइस्चर जा सकता था उतना मॉइस्चर उस एयर के अंदर नहीं है। फॉर एग्जांपल लेट अस से 100 ग्राम वाटर वेपर उस रूम की एयर में इवेपोरेट होके जा सकता था। करंटली ओनली 50 ग्राम जो है वो इवेपोरेट होके उस रूम के अंदर पहुंचा हुआ है। सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज योर 50%। क्लियर है? अब ड्यू पॉइंट कौन सा टेम्परेचर है? द टेम्परेचर एट विच दिस एयर पार्सल विल रीच सैचुरेशन, क्योंकि अब मुझे पता है कि 50 ग्राम H2O ही है और जो टेम्परेचर पे एयर है वहां पर 100 ग्राम जा सकता है। तो क्यों ना मैं अपने टेम्परेचर को रिड्यूस कर दूं। टेम्परेचर को अगर मैं कम कर दूंगा तो हमारी जो कैपेसिटी है मॉइस्चर को होल्ड करने की वो भी कम होती जाएगी, और जिस टेम्परेचर पे मैक्सिमम कैपेसिटी 50 ग्राम्स तक डाउन हो जाएगी उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे ड्यू पॉइंट। So dew point for different kinds of air parcel will be different depending upon the moisture content. अगर वो टेम्परेचर जिसपे एयर को ठंडा करने के बाद वो बिल्कुल सैचुरेट हो जाती है, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट रीच होने की वजह से ही एटमॉस्फेयर में रेनफॉल, फॉग, मिस्ट, ये ड्यू, ये सारी जो चीजें हैं, जो फिनोमिना है वो अकर करते हैं। Now friends, now let's talk about the question number 3. Now this question is about determination of climate of a region. चार ऑप्शंस दिए गए हैं: अमाउंट ऑफ रेनफॉल, रेंज ऑफ एनुअल टेम्परेचर, एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल एंड एवरेज एयर मॉइस्चर अवेलेबिलिटी। द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि क्लाइमेट एक बहुत वाइड स्प्रेड जो है आपका एक बहुत ही वाइड स्प्रेड तरीका है किसी भी वेदर पैटर्न को ओवर अ लॉन्ग पीरियड समराइज करने का। तो क्लाइमेट की अगर हम बात कर रहे हैं, क्लाइमेट इज लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ वेदर कंडीशंस ओवर 30 ईयर्स। लंबे साल के लिए वेदर किस तरीके से चेंज होता है उसको एग्रीगेट करके हम क्लाइमेट बोलते हैं। एंड द फर्स्ट और द मोस्ट वाइडली यूज्ड क्लासिफिकेशन स्कीम फॉर क्लाइमेट वाज गिवन बाय वी कॉपन। कॉपन ने ये बोला कि देखो, वर्ल्ड के अलग अलग रीजन्स में क्लाइमेट अलग अलग पाए जाते हैं, जहां पर रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन, टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन, वेदर कंडीशंस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंडीशंस वो चेंज होती रहती हैं। और ये जो क्लाइमेट है वो किन चीजों से मिलकर बना है? द टेम्परेचर एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। टेम्परेचर के वैल्यू क्या है, कम ज्यादा होता है टेम्परेचर, या टेम्परेचर जो है साल में किस तरीके से चेंज होता है, उससे क्लाइमेट डिसाइड होगा। एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हैं, इक्वेटोरियल क्लाइमेट, टेम्परेचर इज वार्म थ्रू आउट द ईयर, right? But in the monsoon kind of climate which India experiences, there is a hot season जहां पर टेम्परेचर जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, और देयर इज अ कोल्ड सीजन ऑल्सो जहां पर यही टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। सो दिस इज अगेन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। देन कम्स योर ह्यूमिडिटी। एयर के अंदर मॉइस्चर कंटेंट किस तरीके का है, कैसे वो चेंज होता है, इससे ह्यूमिडिटी भी जो डिसाइड होती है, और ह्यूमिडिटी क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करेगी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो रीजन सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर में आ रहा है, पोलर हाई प्रेशर में आ रहा है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर में आ रहा है, सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर है, किस तरीके का रीजन है, दैट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन। देन फाइनली योर प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन किस तरीके से हो रही है, क्लाउड फॉर्मेशन किस तरीके से हो रही है, रेनफॉल या स्नोफॉल हो रही है,
और उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहा है। मॉनसून सीजन में कुछ महीने बारिश होती है, बाकी साल ड्राई होता है। इक्वेटोरियल क्लाइमेट में आपको हर साल हर महीने बारिश हो रही होती है, ह्यूमिड कंडीशंस रहती हैं। सो प्रेसिपिटेशन का अमाउंट और प्रेसिपिटेशन की डिस्ट्रीब्यूशन भी क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं। इस वजह से इस क्वेश्चन का जो आंसर है, दैट आंसर इट बिकेम ऑल ऑफ द अबव, राइट। नाउ लेट अस लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. Cold and dense air blowing down from the mountain slope under gravity is known as what? Comes in anabatic, catabatic, geostrophic wind. The correct answer for this question आपको पता होना चाहिए is option C, catabatic winds. So any wind which blows down from the mountain slope under the force of gravity is known as your catabatic wind. तो catabatic wind क्या होती है? Usually एक high elevation से एयर नीचे की तरफ सोचिए गिरना स्टार्ट कर रही है. It is falling down because of gravity. Right? And why it is falling down? First, because gravity is pulling it, and the place where it is coming from, यहां पर temperatures cold हैं, प्रेशर इस वजह से थोड़ा सा हाई हो चुका है, and air is much more denser. Therefore, this heavier air, denser air will starts moving downslope under the influence of gravity. Right? Such a wind is known as a catabatic wind. Catabatic wind जब start हो रही है तो इसका टेम्परेचर काफी ठंडा है, डेंसिटी काफी ज्यादा है, बट वंस इट रीचेस द बॉटम ऑफ द माउंटेन, तो एडियाबैटिक हीटिंग की वजह से एयर का टेम्परेचर भी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है और एयर की डेंसिटी थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है. एग्जाम्पल्स कैटाबैटिक विंड के, आप बोरा है जो एड्रियाटिक सी में ट्रेवल करता है, Bohemian wind or Bohm wind, which is found in the Ore Mountains of Europe, Santa Ana in the Southern California in USA, Oroshi winds in Japan और Pitterak winds in Greenland. क्योंकि ग्रीनलैंड और हमारे पोलर एरियाज में अगर आप देखोगे, कॉन्टिनेंट के बीच में देयर इज अ पाइल ऑफ स्नो, आइस कैप्स की थिकनेस बहुत ज्यादा होती है और कोस्ट तक आते आते वो आइस की थिकनेस जो है, हाइट जो है वो कम होती जाती है. सो द विंड्स विच हैव एक्यूमुलेटेड ओवर दिस कोल्डर आइस कैप और आइस शीट विल स्टार्ट फ्लोइंग डाउनवर्ड्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी टुवर्ड्स द कोस्टल एरियाज. और यही जो ग्रीनलैंड में फिनोमिना होता है, तब हम इस विंड को बोलते हैं पिटेराक. राइट? ऑपोजिट इज द केस फॉर एनाबैटिक विंड. द विंड विच मूव्स अप स्लोप is known as anabatic wind. अब anabatic wind जो है वो क्यों मूव कर रही है अपस्लोप? Because sometimes in these mountains only, रात के समय या इन वेरी कोल्ड कंडीशंस इन वेरी नियर वेरी पोलर लैटिट्यूड, आपका ये जो हाई ऑल्टीट्यूड रीजन है हमेशा ठंडा रहने वाला है. लेकिन कुछ जगहों पर ये जो हमारा रीजन है रात के समय ठंडा होता है, लेकिन डे टाइम में बिकॉज ऑफ अबंडेंट इंसोलेशन, अच्छी खासी सनलाइट मिलने की वजह से टेम्परेचर राइजेस अप ओवर द समिट ऑफ द माउंटेन एंड द एयर अबव दिस माउंटेन विल बिकम हॉट एंड राइज अप. और इसकी वजह से एक सक्शन क्रिएट होता है एंड वैली से जो विंड्स हैं वो ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करती हैं टू फुलफिल दिस गैप क्रिएटेड बाय द राइजिंग एयर. राइट? एंड दिस इज योर एनाबैटिक विंड. So it is a warm wind which blows up the steep slope of a mountain side, driven by heating of the slope through insolation. यानी स्लोप का टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से विंड्स की फॉर्मेशन जो है स्टार्ट हुई थी. देन these rising winds cool adiabatically to below its dew point and form cumulus clouds. यही जो विंड्स हैं, एनाबैटिक विंड्स हैं, जो किसी माउंटेन के ऊपर राइज अप कर रही हैं, जब ये राइज अप करती हैं तो इनका टेम्परेचर फॉल करता है. We all know about the influence of adiabatic cooling. When air parcel rises up, its temperature declines. Air parcel comes down, its temperature increases. So anabatic wind जब ऊपर की तरफ ट्रैवल करती है, इसका टेम्परेचर तेजी से ठंडा होता है और अगर ड्यू पॉइंट रीच कर गई, यानी कि ठंडा होते होते एयर जो है वो सैचुरेट हो गई, तब क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है, रेनफॉल या स्नोफॉल लाइक कंडीशंस जो हैं वो क्रिएट होती हैं. क्लियर है? इसके बाद दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की. Houses and farms in intermontane valleys are usually situated along the upper slopes of mountains. What could be the possible reason? Mountainous regions में लोगों का सेटलमेंट्स यानी कि जो विलेजेस हैं और जो लोगों के फार्म हैं, फील्ड्स हैं, वो वैलीज में ना बन के हिल्स स्लोप्स के ऊपर बनाए जाते हैं. इसका क्या कारण है? इफ द वैलीज नैरो like we see in Himalayas, this phenomena is usually seen. आपके सारे फील्ड्स जो हैं वो स्लोप पर होंगे और वैली बिल्कुल वेकेंट होगी. अगर वैली बहुत ज़्यादा ब्रॉड है तब ये सिचुएशन जो है राइज नहीं होती है. पर वो सिचुएशन क्या है? ऑप्शंस देखते हैं. प्रेजेंस ऑफ वार्म टेम्परेचर इन वैलीज. वार्म टेम्परेचर रहेगा वैलीज में तो वो नुकसान क्यों करेगा लोगों को? दिस इज नॉट अ प्रॉब्लमेटिक थिंग. हॉट टेम्परेचर्स मैं मान सकता हूं कि प्रॉब्लम कर सकते हैं. वार्म टेम्परेचर्स दे आर नॉट बैड एंड वार्म टेम्परेचर्स आर ऑल्सो गुड फॉर एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर इज मोस्ट सुटेबल इन अपर स्लोप्स. नो, दिस इज नॉट करेक्ट. अपर स्लोप्स में सॉयल की
फर्टिलिटी ज़्यादा नहीं होती है, सॉइल की थिकनेस ज़्यादा नहीं होती है, टेम्परेचर जो है अपर स्लोप में वो बहुत तेज़ी से चेंज होते हैं। तो एग्रीकल्चर सूटेबल अगर जगह ढूंढनी है तो वो तो आपको वैलीज़ में ही मिलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप वाटर अवेलेबिलिटी है, यहाँ पर आपकी सॉइल जो है वो डीप है, फर्टाइल है, लेकिन फिर भी हम एग्रीकल्चर वैलीज़ में नहीं करते। लेट अस लुक एट द सी स्टेटमेंट, कोल्ड टेम्परेचर इन वैलीज बिकॉज ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन के फिनोमिना की वजह से वैलीज में ड्यूरिंग द नाइट टाइम्स बहुत ठंडे टेम्परेचर्स जो हैं वो हो जाते हैं, और ये एग्रीकल्चर को और सेटलमेंट्स को नुकसान पहुंचाने वाला काम करेंगे। देयरफॉर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, राइट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब टेम्परेचर इन्वर्जन की। हमने देखा कि टेम्परेचर जो है ट्रोपोस्फेयर के अंदर इट डिक्रीजेस बाय इंक्रीज इन हाइट। जैसे जैसे आप हाइट में आगे बढ़ते हैं, ऊपर जाते हैं, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के रेट से आपका टेम्परेचर जो है वो डिक्लाइन करता है। लेकिन कुछ सिचुएशंस में बिकॉज ऑफ सर्टेन फिनोमिना व्हाट मे हैपन इज नॉर्मल कंडीशंस, जहां पे वार्मर एयर, कूलर एयर, कोल्ड एयर, इस तरीके से टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ये पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। सरफेस के पास एक कूलर एयर का पार्सल है, इसके ऊपर आपकी एक वार्म एयर की लेयर है जिसको हम इन्वर्जन लेयर भी बोल रहे हैं, एंड इसके ऊपर अगेन जो हमारा नॉर्मल लैप्स रेट है वो चालू हो जाता है, टेम्परेचर डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। सो दिस टेम्परेचर इन्वर्जन लेयर, दिस वार्म लेयर एग्जिस्टिंग ओवर अ कूलर एयर इज नोन एज टेम्परेचर इन्वर्जन फिनोमिना। ठीक है, कैसे हो सकता है कि एक वार्म लेयर कोल्ड एयर के ऊपर आके इकट्ठा हो जाए? अलग अलग कारण हैं, दो सबसे कॉमन कारण जो है हम उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले माउंटेन वैली इन्वर्जन। वी जस्ट सॉ that winds they change their direction over mountains during day times and during night times. डे टाइम्स में जो विंड्स हैं वो अप स्लोप फ्लो करती हैं, नाइट टाइम्स में जो विंड्स हैं वो डाउन स्लोप फ्लो करती हैं, और इसकी वजह से वैलीज के अंदर जो माउंटेन्स के बीच में इंटरमाउंटेन वैलीज हैं वहां पे बहुत ज्यादा कोल्ड एयर आकर इकट्ठा हो जाती है। सो इन हिली रीजन्स hillsides and summits radiate heat back and they cool down rapidly during the night time. दिन में वो जल्दी गर्म भी होते हैं और रात में उनका टेम्परेचर जो लूज करता है वो भी बहुत तेजी से कम होता है। इसकी वजह से एयर अबव दिस सर्फेसेस कूल्स डाउन एंड बिकम्स हेवियर एंड स्लाइड्स डाउन स्लोप इनटू द वैली, यानी कि जो कैटाबैटिक विंड की हमने बात की थी कि एयर माउंटेनस या हाई ऑल्टीट्यूड रीजन से ग्रेविटी की वजह से नीचे फॉल करे तो उसको हम बोलते हैं कैटाबैटिक विंड, और ये कैटाबैटिक विंड वैली में आकर के बहुत कोल्ड कंडीशंस को जनरेट करने का काम करती है, एंड दिस कॉजेस द टेम्परेचर टू फॉल कंसिडरेबली ड्यूरिंग द नाइट्स। दैट इज व्हाई फार्म्स एंड फील्ड्स एंड एग्रीकल्चर और ह्यूमन सेटलमेंट्स आर नॉट देयर इन दी प्लेन एरियाज। इसके बाद माउंटेन वैली इन्वर्जन में हमने क्या देखा? वैली में कोल्ड टेम्परेचर है और उसके ऊपर एक वार्म एयर की लेयर जो है वो आकर सेटल हो गई है just above the peaks. This is a kind of inversion. Then is your ground or surface inversion. Ground or surface inversion is the most common type of surface inversion. ठीक है, this occurs mostly, अब conditions को ध्यान रखना है, clear nights when the ground cools off rapidly by radiation and hence also known as radiation inversion. ऐसे इलाके usually in higher latitudes where nights become long in winters, very long in the winters, and the temperatures they also decline very fast and to a very considerable extent during winters. ऐसी जगहों पर आपको ग्राउंड या सरफेस इन्वर्जन देखने को मिलता है। इंडिया का नॉर्दर्न हिस्सा हो, सेंट्रल एशिया हो, नॉर्दर्न कनाडा हो, यूरोप हो या फिर रशिया हो, हर जगह आपको रेडिएशन इन्वर्जन देखने को मिलेगा। एंड व्हाई डज दिस हैपन? बिकॉज डे टाइम में लैंड ने बहुत सारी हीट को एब्जॉर्ब कर रखा था, लेकिन जैसे ही रात हो गई, रात लंबी होगी, कोल्ड नाइट्स होंगी, टेम्परेचर काफी कम होगा रात में, लंबी रातें होंगी, यानी कि नाइट का जो ड्यूरेशन है वो ज्यादा होगा। इसी के साथ अगर नाइट क्लियर है, आसमान में ज्यादा क्लाउड्स नहीं है, तो जो ये वार्म्ड अप लैंड है बहुत तेजी से हीट को लूज करेगी। ठीक है, क्योंकि ना कोई क्लाउड है इस हीट को रोकने के लिए, और टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर गए हैं क्योंकि यहाँ पर आपके नाइट्स हैं और लॉन्ग नाइट्स हैं, तो ये जो लैंड है बहुत तेजी से हीट लूज करती है। टेम्परेचर सबसे पहले डिक्लाइन होता है लैंड का, बहुत तेजी से टेम्परेचर डिक्लाइन हो जाता है, और इसके कारण वो एयर का रीजन जो बिल्कुल इस लैंड के कॉन्टेक्ट में है, कंडक्शन की वजह से ये जो एयर का पार्सल है, दिस ऑल्सो कूल्स डाउन रैपिडली, तेजी से ठंडा होता है, और ठंडा होने के बाद इट कैन नॉट राइज अप, क्योंकि जो ठंडी हवा है वो भारी है, वो हैवी है, एंड इट कैन नॉट राइज अप। देयरफॉर द एयर अबव दिस लेयर ऑफ कूल एयर बिकम्स एन इन्वर्जन लेयर, अ वार्म लेयर। वार्म लेयर क्यों हुई? बिकॉज दिस एयर इज वार्मर एज कंपेयर टू द एयर इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड, एंड देयरफॉर दिस एयर इज योर वार्म एयर। क्लियर? सो कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है, क्लियर नाइट्स होनी चाहिए, क्लाउडलेस नाइट्स होनी चाहिए, लॉन्ग नाइट्स होनी चाहिए, विंटर सीजन यानी कि टेम्परेचर जो है वो बहुत ठंडे होने चाहिए। ये सारी कंडीशंस जब फुलफिल होती हैं तब जाके आपका ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन जो है वो पॉसिबल हो पाता है। अब टेम्परेचर इन्वर्जन का इफेक्ट क्या होता है?
इफेक्ट में सबसे पहले एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी जो है प्रमोट होती है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी? नो राइजिंग करंट्स। अगर हमारे एटमॉस्फेयर के लोअर रीजन में, ट्रोपोस्फेयर में अगर राइजिंग करंट्स मौजूद हैं, तब हम उसे बोलते हैं एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी। नाउ एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी मींस दैट rising currents are absent, only horizontal movement of air is there. Right, so this is your atmospheric stability. Atmospheric stability क्यों राइज हो रही है? बिकॉज ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन। क्योंकि यहां पर हमने देखा सरफेस पे एक कूल एयर है, इसके ऊपर एक वार्म एयर है। Now warmer air will obviously be lighter as compared to the cool air. So cool air कभी भी ऊपर उठने की जब कोशिश करेगी, राइज अप करने की कोशिश करेगी, it will be blocked by this lighter air and therefore rising currents will not set up. Rising currents set up नहीं होंगे तो atmospheric stability जो है वो प्रमोट होगी। इसी के साथ atmospheric stability also promotes or also favors dry conditions. क्योंकि अगर हवा ऊपर नहीं उठ रही है तो क्लाउड फॉर्मेशन होने के चांसेस काफी कम है, रेनफॉल प्रेसिपिटेशन होने के चांसेस काफी कम है। सो टेम्परेचर इन्वर्जन इट काइंड ऑफ प्रमोट्स एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी, इट काइंड ऑफ प्रमोट्स योर ड्राई कंडीशंस एट द सरफेस। देन एक्यूमुलेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स। अगर एयर का वर्टिकल मूवमेंट नहीं हो पा रहा है तो जो भी पॉल्यूटेंट्स, एरोसोल्स या पॉइजनस गैसेस रिलीज हो रही हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, वो सारी गैसेस इसी बॉटम लेयर में एक्यूमुलेट होकर रह जाती हैं। और दिस इज वेरी एविडेंट इन दी विंटर मंथ्स इन नॉर्थ इंडिया। अगर आप दिल्ली के रीजन की बात करें, आप उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रियल सिटीज की बात करेंगे, विंटर सीजन जब नॉर्थ इंडिया में रहता है तो बहुत फॉग लाइक कंडीशंस, स्मॉग लाइक कंडीशंस क्रिएट होती हैं इन दी नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, जहां पर आपकी विजिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, जहां पर स्काई का जो कलर है वो काफी चेंज हो जाता है। हेल्थ को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करने लगते हैं पॉल्यूटेंट्स। इसी के साथ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स का भी जन्म हो जाता है बिकॉज मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस दे आर एग्जिस्टिंग इन दी एटमॉस्फेयर। तो पॉल्यूटेंट्स का डिफ्यूजन होने से रोकता है टेम्परेचर इन्वर्जन। दिस इज नॉट अ गुड कॉज। देन विजिबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि आपका पॉल्यूशन का एक्यूमुलेशन हो चुका है। इसी के साथ अगर टेम्परेचर इन्वर्जन है, सरफेस के पास कोल्ड एयर है, तो यही कोल्ड एयर फॉग लाइक कंडीशंस को भी जन्म दे सकती है एट द सरफेस ओनली, एंड दिस फॉग विल अगेन रिड्यूस द विजिबिलिटी ऑफ द नॉर्मल एटमॉस्फेयर। कोल्ड कंडीशंस हो जाती हैं सरफेस के ऊपर। अगर ठंडी हवा का जो झोंका है, जो पार्सल है, बिल्कुल अगर आपकी सरफेस पे बना हुआ है, देन इट कैन रैपिडली डिक्रीज द टेम्परेचर्स ऑफ दीज एरियाज, और वहां पर आपको फ्रॉस्ट, फॉग, ड्यू जैसी कंडीशंस जो है, ये फिनोमिना आपको देखने को मिल सकती है। राइट, सो दीज आर द डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन। इसी के साथ अब ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को खुद सॉल्व करना है। अ टेम्परेचर इन्वर्जन इज मोस्ट लाइकली टू अकर अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस? Summits of high mountains in late evenings, cloudy winter nights in middle latitudes, calm and humid nights in tropical latitudes, clear and calm winter nights in middle latitudes. I want your answers. आप कमेंट सेक्शन में जरूर जो है इस आंसर को टाइप करके बताइए कि करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का कौन सा है और वो करेक्ट आंसर क्यों है। ठीक है, इसी के साथ हमारी स्थापना का सेशन को यहां पर कंक्लूड करते हैं। हमने थोड़ी सी ब्रीफ डिस्कशन की है अबाउट वेदर फिनोमिनाज एंड क्लाइमेट्स। इन दी कमिंग सेशंस ऑफ स्थापना, जो कि नेक्स्ट वीक हम ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के लेंगे, हम वहां पे डिफरेंट क्लाइमेटिक टाइप्स जो है वर्ल्ड की, अलग अलग जो क्लाइमेट मिलते हैं, उनकी खासियत क्या है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसको भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन ग्रोइंग एंड जय हिंद।